Today we are starting a new topic altogether, and that is called as relative velocity. But before coming to relative velocity, we will have to understand how the mathematics of relative velocity or relative acceleration is developed. So, therefore, we will first make a small study of relative motion. We are speaking about the same thing. When you say you are talking about relative motion, you are speaking about relative velocity or relative acceleration only. But even before starting that, let us see what is the basic understanding that you guys have on relative velocity. Okay. So to start with, let us say a person starts walking from point A in the right side direction at a speed of 9 km per hour. At the same time, from another point B on the same connecting line, the same horizontal line, another person starts walking from station B at a velocity of 10 km per hour. What is the relative velocity of the person who started at B with respect to the person started at A? बताओ. दोनों जने एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहे हैं. आगे वाले आदमी की स्पीड 10 km पर आवर है, पीछे वाले आदमी की स्पीड 9 km पर आवर है. Now what is asked is the relative velocity of B with respect to A. You write it One as B oblique. That is one 1 kilometer per kilometer. hour. One. ये आसान है. क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे चल रहे हैं. Yes, sir. And if the velocities are in the same direction, what you do is, in order to calculate VBA or VB oblique A, some books write it as VB oblique A and some books simply write it as VBA. अगर बी ए नोटेशन से मैं रिलेटिव वेलोसिटी को डिनोट करता हूं, सो दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. सेम गोज हियर. बी ऑब्लिक ए का मतलब बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब है इसमें ऑब्जर्वर को सेट करना पड़ता है. जब भी अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो अपन को ऑब्जर्वर को सेट करना पड़ता है. तो अभी सपोज ये दोनों आदमी, let us say both of them were moving on the road and there is a third person who is standing at C. यहाँ पे खड़ा है बस, वो चल नहीं रहा है. C is not moving, he is standing. Now this person is looking at A and this person is looking at B also. So if you go, अब आप जो हो ना तो ए हो ना बी हो ना सी हो, ठीक है. यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन, यू आर एन ऑडिटिंग पर्सन. आप गए और सी के पास जाकर के पूछा, भैया तुमको ए की वेलोसिटी क्या दिख रही है? व्हाट विल बी द आंसर? इस फिगर में देख करके 9 kilometer per hour. द आंसर इज 9 km पर आवर. सी आपको जवाब देगा, मेरे को दिख रहा है ए जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी द स्पीड ऑफ बी एज? आपको बी की स्पीड कितनी दिख रही है? तो वो बोलेगा 10 km पर आवर. ठीक है. बट नाउ एज एन ऑडिटर यू वॉक अवे फ्रॉम सी एंड गो टू ए. आप ए के पास जाओ लेकिन ए तो ऑलरेडी चल रहा है. ठीक है. तो आप ए के साथ साथ चलना स्टार्ट कर दो और चलते चलते ए से पूछो, भैया तुमको बी की स्पीड क्या दिख रही है? क्या जवाब मिलेगा? 1 kilometer per hour. तब मिलेगा आंसर. यू विल गेट एन आंसर 1 km पर आवर. सो
The concept of relative velocity, that is velocity of b with respect to a, का मतलब a के नजरिए से देखो कि b की कितनी वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो a बोल रहा है यार मैं तो ऑलरेडी 9 से चल रहा हूं, ठीक है, और मेरे आगे वाला 10 से चल रहा है, लेकिन मेरे को उसकी 10 की स्पीड नहीं दिख रही है, मेरे को उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा लग रही है। तो इस काम के लिए आपने क्या किया, बेसिकली इसका एजम्पशन ऐसे होता है, इफ यू वांट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यू फाइंड आउट सम मैथमेटिकल टेक्निक टू मेक ए स्टॉप इन टाइम, यानी कि उसको उसकी वेलोसिटी को जीरो करके फिर चेक करो कि अगले की वेलोसिटी कितनी है। And this is mathematically accomplished by subtracting the velocity of v by the velocity of a. This is how it is accomplished. देखो अभी तक अपन ने वेक्टर मैथमेटिक्स की बात नहीं की है, अपन सीधे सीधे बिल्कुल लॉजिक की बात कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया in which a and b are moving relative to each other. Now if you go and ask the same question from b, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो अभी जो अपन ऊपर मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर चुके हैं उसके हिसाब से ये होना चाहिए वी ए माइनस वी बी। एंड योर आंसर, इफ यू पुट इन द वैल्यूज ऑफ द velocities, then velocity of a from the perspective of b will be -1 km/h। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप जाकर के बी से क्वेश्चन पूछो, भैया एक बार जरा चलते चलते पीछे मुड़ के देखना और देखना ये ए किस स्पीड से आ रहा है, तो वो बोलेगा कि वो ए स्पीड से आ नहीं रहा है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे चल रहा है, वो उल्टा चलता हुआ दिख रहा है मेरे को। दिस इज व्हाट बी विल एक्सपीरियंस। अच्छा, नाउ अ ट्रिकी क्वेश्चन। C standing here, A is walking with velocity 9 kilometer per hour, B is walking with velocity 10 kilometer per hour. You go and ask A कि C की तरफ देख के बताओ कि वो रुका हुआ दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, और चलता हुआ दिख रहा है तो किस तरफ को चलता हुआ दिख रहा है और किस स्पीड से चलता हुआ दिख रहा है। What will be the answer that A will give you? -9 km/h। ही विल टेल यू -9 km/h। तो अब आप ये देखो कि हर केस में आपको बहुत ज्यादा अब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ सिंपल इक्वेशन विथ यू नाउ, द सिंपलेस्ट एंड द ओनली इक्वेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी दैट यू नीड टू रिमेंबर। वी बी ऑब्लिक ए दे दिया, तो कुछ मत सोचो बी किधर जा रहा है, ए किधर जा रहा है, इनमें से कोई खड़ा है कि कोई चल रहा है। don't we don't have to think anything, you simply write the formula vb oblique a और vb relative to a पूछ रहे हो, लाओ साहब vb माइनस va। अब आपने जाकर के a का क्वेश्चन, a से क्वेश्चन पूछा कि तुम देख करके बताओ कि c किस स्पीड से चल रहा है, तो बेसिकली आपने जिससे सवाल पूछा है उसका पर्सपेक्टिव ले रहे हो, तो C ऑब्लिक ए हो गया आप जो अभी निकाल रहे हो, यानी वेलोसिटी ऑफ C एज ऑब्जर्व्ड बाय A, या फिर वेलोसिटी ऑफ C रिलेटिव टू A। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ A। मतलब अब इसमें दिमाग नहीं लगाना कि C खड़ा था या चल रहा था, आपके पास अब फॉर्मूला आ गया। सी ए या सी ऑब्लिक ए पूछ रहा है तो VC माइनस VA इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ you substitute the values of actual velocities. Velocity of C is 0 and velocity of A is positive in the right side direction at 9. So the answer will be -9 km/h। यानी कि A को कैसा दिखेगा, A को दिखेगा कि उसकी पोजीशन से C जो है पीछे को 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, उसको ऐसा नजर आएगा। So this is the concept of relative velocity. And now using this same notion, यहां पर जो आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखाया गया है ये भी कोई मुश्किल नहीं है।
ये रिलेटिव पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं डेवलप किया जैसे मैंने आपको अभी एक सिंपल एग्जांपल से बताया। इन्होंने कैसे डेवलप किया, इन्होंने सिंपली ये बोला, लुक एट दिस फिगर, ठीक है, आई विल एनलार्ज दिस सो दैट यू कैन हैव अ गुड व्यू। इस फिगर को देखो, ये कह रहे हैं कि A is a traveler, B is a traveler, and O is the observation point. So anybody who is standing at O is not moving. He is simply watching A and B. A is taking a path along this curved line. Curved line इसीलिए लिया गया है कि भाई आप एक ही लाइन पे दोनों को छोड़ रहे हो, एक ही लाइन पे उल्टा चला रहे हो, तो ये कोई जनरल केस नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल स्पेसिफिक केस हो गया रेक्टिलिनियर मोशन का। To make it general for all contexts, we take a random path like this, कि भाई आप मान लो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रास्ते से ये चल रहा है और अभी यहां पर है, बी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से चल रहा है, कुछ दूसरा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और उसमें अभी वो यहां पर है। नाउ यू आस्क ओ टू टेल यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। अभी अपन वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, वी आर आस्किंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। तो उसने बोला कि एज आई सी the position of B right now is this many meters, and this answer is actually called as the position vector of B. तो ये r suffix b जो लिखा हुआ है, this r suffix b is called as the position vector of B. This is a very instantaneous value और next instant में ये change हो जानी है। एक सेकंड बाद पूछोगे तो b यहां मिलेगा आपको, तो उसकी पोजीशन वेक्टर फिर चेंज हो चुकी होगी। नाउ द पोजीशन वेक्टर इज दिस, ठीक है। Anyway, similarly, the position vector of A is this. So that is represented by RA. And both of these are vectors. They have directions. And now what they are doing is, they are making up a new entity, which is called as relative position. यानी कि अब आप ए से जाकर के पूछ रहे हो यार तेरे को बी की पोजीशन कैसे दिख रही है, तो बोलते हैं कि स्टैंडिंग फ्रॉम हियर आई कैन सी बी अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन and I see that he is this many kilometers or meters away from me. तो A से जाके पूछोगे तो A की तरफ से तीर बनेगा, ठीक है। And now what you have to do is you take it to your, ये जो इनके जो तीन वेक्टर्स बने रिलेटिव वेक्टर्स, starting from O, the position vector of A is this. Starting from O, the position vector of B is this. And if you go and ask A, how do you see B? Then the vector will be starting from A and ending at B. So this is the position vector of B as seen by A. ठीक है। अब आप इसमें से ये मैं यहां पर B और लगा देता हूं, ये O हो गया, ठीक है। Now look at the triangle made by the three vectors. All three are position vectors and they are making a triangle. But look at the triangle and see if you can apply triangle law or not. Triangle law of vectors says, अब मैं बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पे जा रहा हूँ, स्टार्टिंग एट योर इनिशियल क्लासेस. If you have a vector, let us say vector A, and another vector is placed on A in such a way so that the tail of the other vector is starting from the head of the previous vector. And if you somehow complete the triangle forming A and B as the two edges, and you draw a third side to complete the triangle like this, and you take the direction of this side opposite in order. ऑपोजिट ऑर्डर में लेने का मतलब है, ये देखो ट्राइंगल अगर एक साइक्लिक ऑर्डर में जाता, ये आया और फिर ये आना चाहिए था, ये देखो अब ये एक साइक्लिक ऑर्डर बन गया, यो गया, यो आया और यो आया. सो टेकिंग अ वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर मींस अगर पहला वेक्टर यो है, दूसरा वेक्टर यो है, तो तीसरे वेक्टर को यो लेने की बजाय आप कैसे लो, ऑपोजिट ऑर्डर में लो, लाइक दिस. So if you constitute a triangle by two sides taken in order and the third side is additionally constructed against the order, then this third side will represent
the resultant, ये चीज आप लोगों को पता है ट्रायंगल लॉ में। और रिजल्टेंट का मतलब क्या है? इन वेक्टर नोटेशन आई कैन से दैट द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एज सिंपल एज दैट। तो अब इस चीज को देखो, फॉर्मेशन को। यहां पर हम ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। यहां पे हमने ओ से पूछा भाई तेरे को ए कैसा दिखता है, तो ये वेक्टर बना दिया। ओ से पूछा बी कैसा दिखता है, तो ये वेक्टर बना दिया। फिर ए से पूछा बी कैसा दिखता है, तो ऑब्वियसली यही वेक्टर बनेगा। अब आप इन तीनों को देखो, क्या मैं इस ऑर्डर को देख करके आर ए वेक्टर, आर बी ऑब्लिक ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, क्या इनको देख करके ये रिलेशन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आर बी वेक्टर मस्ट बी द रिजल्टेंट ऑफ आर ए वेक्टर एंड आर बी ऑब्लिक ए वेक्टर। ये सही है क्या रिलेशन? Yes, sir. ठीक है। सो इफ आई वांट टू रीअरेंज इट नाउ, can I make a simple rearrangement like this कि RB vector oblique A can be expressed as RB minus RA? ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं क्या? इस वाली Yes, लाइन sir. को ऐसे लिख दिया, यानी कि RA को उल्टे साइड ले गया। अब उसके बाद इस इन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया है किताब में जो इन्होंने दिया है, इन्होंने एक सिंपल सा ट्रीटमेंट कर लिया कि भाई पोजीशन वेक्टर की ये चीज तो आ गई बिना प्रूफ किए, आपको सीधे सीधे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स यू गेट दिस रिलेशनशिप दैट a as sorry b as seen from a's perspective will be simply the result of subtracting ra from rb, and since all of these three are vectors we can differentiate them also। डायरेक्शन तो छोड़ो, उनका मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आर बी ए को टाइम से डिफरेंशिएट किया, आर बी को टाइम से डिफरेंशिएट किया, आर ए को टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया, यानी पूरी इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ whenever you take the time derivative of position vectors you directly get velocities। स्पीड नहीं मिलेगी, वेलोसिटी मिल जाएगी सीधे, क्योंकि ये तीनों वेक्टर हैं। ये आर बी ए भी वेक्टर है, आर बी भी वेक्टर है और आर ए भी वेक्टर है। So you directly get the velocities, and now you can come to the same conclusion that we wasted a lot of time on before। आदमी को चला के देखा, इंटरव्यू लेके देखा, तो अब ये सिंपल मैथमेटिक्स से एक दो तीन लाइन में आंसर आ गया अपने पास, एंड यू गेट द प्रूफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन कि v ऑफ b रिलेटिव टू a इज गिवन बाय vb माइनस va। ये कहां से लेके आए आप? तो ये तीन लाइन में इसका प्रूफ बन गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जस्ट लाइक यू डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी यू कैन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब ये कहां से आया? इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। टेक द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर्स, इस वाली इक्वेशन को पूरी टाइम का डिफरेंशिएशन चला दो, dvb by dt और dva by dt। This will become the acceleration of b with respect to a, this will become the acceleration of b, this will become the acceleration of a। So you have very similar equation of relative acceleration। तो अब आपको ये पता लग गई, पहले आपने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में सुना होगा और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए होंगे, आई एम 100% श्योर। बट नाउ यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव पोजीशन which is called as rb by a। there is obviously something called as relative velocity and also there is something called as relative acceleration, और इनके फॉर्मूले भी अब आपके पास में सेट हो गए। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो उसमें से दूसरे को माइनस करना है, बस यही फंडा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस, once we have understood the basic concepts, let me start with a simple problem and I will ask you to solve it। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपकी मदद ही नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। अ पैसेंजर ट्रेन is 250 meters long, it is moving with a velocity of 72 kilometers per hour, it overtakes a goods train moving on a parallel path in the same direction and the overtaking completely takes 45 seconds।
इफ द गुड्स ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार समराइज कर देता हूं, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना। ये देखो, एक गुड्स ट्रेन चल रही है, ठीक है, गुड्स ट्रेन को मैं यहां पे बना देता हूं। दिस इज द गुड्स ट्रेन। क्योंकि अभी ये एक कार नहीं है, एक बाइक नहीं है, इट इज अ ट्रेन हैविंग अ कंप्लीट लेंथ, सो वी हैव टू ड्रॉ द ट्रेन एज अ लाइन इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट। ओके, सो दिस इज द गुड्स ट्रेन, डबल ओ आता है गुड्स ट्रेन में, एंड इट इज 200 मीटर्स लॉन्ग, 200 meters long. Passenger train 250 meters long. अब पैसेंजर ट्रेन को कैसे मानना है आपको? यू कंसिडर योर पैसेंजर ट्रेन फॉर द इंस्टेंट टू बी एट दिस पॉइंट. This is the passenger train, and this is 250 meters long. Now see, this is the engine of the passenger train. This is the engine of the goods train. एक कार दूसरे कार को ओवरटेक करती है, या एक बाइक किसी दूसरे बाइक को ओवरटेक करती है, दैट इज सिंपली लाइक अ पार्टिकल ओवरटेकिंग अनदर पार्टिकल, बट दैट इज नॉट द केस विद द ट्रेन्स. अगर आप ये कह रहे हो कि पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पूरा ओवरटेक कर लिया, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? पैसेंजर ट्रेन की इंजन को पहले टाइम लेते हुए गुड्स ट्रेन की इंजन के बराबर तक आना पड़ेगा. लेकिन अगर वो आ भी गई, तो आपका पैसेंजर ट्रेन देखो अभी भी ऐसे पड़ा है, यानी कि गुड्स ट्रेन की पूरी लंबाई और पैसेंजर ट्रेन की पूरी लंबाई अभी भी ओवरलैप कर रही है, तो इसका मतलब अभी भी ओवरटेक नहीं हुआ. तो यहां से यहां तक इंजन चला है पैसेंजर का, लेकिन फिर भी ओवरटेक नहीं हो पाया. अब पैसेंजर ट्रेन की इंजन आगे को चलेगी, और तब तक जब चलती रहे जब तक कि पैसेंजर ट्रेन की पूंछ गुड्स ट्रेन के इंजन के बिल्कुल बराबर नहीं आ जाती, तब जाकर के आप कहोगे कि ओवरटेक हो गया. क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन में? बस इस क्वेश्चन में इतना ही ट्रिक है कि हाउ वुड यू मैथमेटिकली ट्रीट द ओवरटेकिंग ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बाय, सॉरी, ओवरटेकिंग ऑफ गुड्स ट्रेन बाय द पैसेंजर ट्रेन. तो ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि पैसेंजर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जब आप सेटिस्फैक्टरीली ये कह दो कि हाँ भाई अब तूने गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर लिया है. सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीडेड टू अंडरस्टैंड. अब आपको क्या पता करना है? यू हैव टू फाइंड इट्स स्पीड. किसकी स्पीड पता करनी है? वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन पता करनी है. और क्या दे रखा है कि पहली ट्रेन जो है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन, अब मैं इसमें से थोड़ा सा ये चीजों को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. यस, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. पैसेंजर ट्रेन की वेलोसिटी इज गिवन एज 72 किलोमीटर पर आवर. आपको वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन पता करना है. इस क्वेश्चन को कैसे किया है ये भी मेरे को समझाना है आपको. इसका आंसर तो ऑब्वियसली दे ही रखा है, तो इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगा नहीं कि आंसर बताओ. आंसर इज 36 किलोमीटर पर आवर. यू टेल मी हाउ यू डिड इट. एक्सप्लेन करो आप. एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. द टाइम टेकन टू कंप्लीटली ओवरटेक इज 45 सेकेंड्स. यानी कि आप ये मान लो एक तरह से कि ये इंजन पैसेंजर का यहां से यहां तक आया, फिर उसके बाद ये इंजन उतना आगे गया जिससे कि ये जो पूंछ है, ये पूंछ आपकी, यानी पैसेंजर ट्रेन की पूंछ इवेंचुअली आपके गुड्स ट्रेन के इंजन को क्रॉस कर जाए. तो इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको 45 सेकेंड्स का टाइम लगा. 45 seconds is the time for complete overtaking. आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन. सर हो गया. कैसे किया बताओ?
सर वेलोसिटी ऑफ सर पैसेंजर ट्रेन है ना, हाँ, उसको गुड्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में करेगा, गुड ट्रेन को रोक दिया पहले। बिल्कुल सही किया आपने। यानी कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी ले ली, यू टुक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन। ठीक है, फिर क्या किया? बताओ भाई, गुड्स ट्रेन की हाँ वेलोसिटी पता नहीं है, हाँ वही सर। पता करनी है आपको, है ना। लेकिन कम से कम आप फॉर्मूले के हिसाब से ये तो लिख सकते हो कि भाई वी ऑफ पैसेंजर विथ ये सर रेस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन मतलब डेफिनेटली बी वीपी माइनस टोटल वीजी। डिस्टेंस उसने हाँ, पैसेंजर टोटल ट्रेन डिस्टेंस कितनी ली ने आपने? 450 मीटर ट्रेवल की, उस हिसाब से। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है आपकी? सर 500। कितना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, बताओ, देख के बताओ क्वेश्चन में। ये फिगर देख रहे हो आप, उसको देख के आराम से कितना है टोटल यस डिस्टेंस? सर। 450। 450। 450। ठीक है, अब देखो 450 कैसे बनती है, यही है इसका 450 ट्रिक, यही है फोर। 450 हाँ, मीटर। 450। सही है, सही है। यस सर। ये देखो, मैं कहूंगा कि आपकी पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पूरा ओवरटेक कर लिया। इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। दिस इज द पैसेंजर ट्रेन, दिस इज द गुड्स ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर गुड्स, ये पूरा ओवरटेक तब होगा जब पैसेंजर ट्रेन की पूंछ गुड्स ट्रेन के हेड पे आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको कितना आगे सरकाऊंगा, पैसेंजर ट्रेन की पूंछ को यहां से लेकर के यहां तक सरकाऊंगा और पैसेंजर ट्रेन को यहां पे लाके रखूंगा। सो इन दिस इंस्टेंट आई विल से कि यस, पैसेंजर ट्रेन हैज ओवरटेकन द गुड्स ट्रेन। तो इसका मतलब आप तो ये देख लो कि पैसेंजर ट्रेन की इंजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना पैसेंजर ट्रेन की टेल ने डिस्टेंस कवर किया है। और पैसेंजर ट्रेन की टेल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पैसेंजर ट्रेन in order to overtake the goods train is nothing but the sum of the lengths of the passenger train and goods train, that's all। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 250 प्लस 200 है, और कुछ नहीं है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 450 मीटर्स। ठीक है, एट व्हाट रिलेटिव वेलोसिटी, वीपी माइनस वीजी। ठीक है, यानी कि गुड्स ट्रेन को आप मान लो कि स्टैटिक कर दिया और पैसेंजर ट्रेन को अकेले को चला रहे हो, तो उस केस में पैसेंजर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी? 72 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। आपने गुड्स ट्रेन को अगर कांस्टेंट मान लिया या फिर उसको खड़ा फिक्स कर लिया, तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर दिया है। सो पैसेंजर ट्रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू गुड्स ट्रेन की वेलोसिटी इज वीपी माइनस वीजी। सो the passenger train is traveling at a speed of Vp minus Vg and covering a distance of 450 meters. And this took a time of 45 seconds. Distance by velocity is time। ठीक है, 45 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि Vp माइनस Vg 10 होगा, और वो भी मीटर पर सेकेंड होगा। ये देख के बता दो आप, इस इक्वेशन से ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? What यस सर। 450 divided by 45 is Vp minus यस Vg। सर। 450 divided by 45 is 10। लेकिन यूनिट देखो, टाइम सेकेंड्स में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकलेगी। ठीक है, और आपकी वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर, अब यहाँ पर क्या है, कई सारे लड़के मिस्टेक करेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे? बोलेंगे अरे मिल गया मिल गया, वीपी कितना दिया हुआ है 72 माइनस वीजी इक्वल टू 10, तो वीजी कितना हो गया 62 किलोमीटर पर आवर। गलत आंसर। क्यों गलती हो गई यहाँ पे?
क्योंकि आपका डिफरेंस तो मीटर पर सेकंड में है, तो आपको जो वीपी लेना है वो किलोमीटर पर आवर में नहीं लेना, पहले वीपी को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो व्हाट इज मीटर पर सेकंड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर? 20 मीटर पर 20 मीटर बाय पर 5 सेकंड। 18 करेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको आता है, कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड एंड देन ओनली ब्रिंग इट हियर। वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस गुड्स ट्रेन इक्वल टू 10 लगाना है आपको। ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? 20। 20 आ रहा है, 36 कैसे आ रहा है? 72 किलोमीटर है ना? नहीं सर, बीपी 20 है। 4 40, हाँ 72 40 20 आ रहा है। 20 तो फिर तो ये 10 आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन, तो कुछ गड़बड़ हुई है। 200 450 नहीं, ठीक है ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन कितनी निकल के आई आपकी? वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन तो आपने 20 बता दिया, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ गुड्स 10 ट्रेन मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो तो 10 इंटू 18/5 होगा, दैट विल कम एज 36 किलोमीटर पर आवर। सही है, यस सर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गुड्स ट्रेन एंड देन द आंसर इज मैचिंग। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये तो बिल्कुल आपका बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया था। नाउ आई होप दैट इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेन्स। अच्छा एक बात और बता दूं, आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन लगता है ये? आरटीयू में आ जाए या अगर मैं मिड टर्म में पूछूं तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? व्हाट इज योर एस्टिमेट? 2 नंबर से ज्यादा नहीं का होगा यार, सर 2 to ओनली 2 4। मार्क्स। ठीक है, ये तो अपन ने समझाया, उसमें ट्रेन वेन बनाए, लेकिन इसमें कंप्यूटेशन कितनी है? बस 2 लाइन का ही तो कंप्यूटेशन है इसमें। तो एग्जामिनर्स तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बस फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकालोगे, तो दिस विल नॉट बी ऑफ अ वेटेज मोर देन 2 मार्क्स। बट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। इसके वेरिएशंस क्या क्या हैं? नाउ द ट्रेन्स कैन बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो वेलोसिटीज को ऐड करना पड़ेगा, ये आपको आता है। आई होप देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दैट। ठीक है, तो इसके जैसे और क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज, यू ऑलरेडी हैव 4 बुक्स विथ यू। भाभी कट्टी है आपके पास में, और डीपी शर्मा है, और आर के बंसल है, और खुरमी है। इन चारों किताबों में, एंड सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हैज बीन टॉट टू यू इन स्कूल टाइम इटसेल्फ, सो देयरफॉर वी विल नॉट बी कवरिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ क्वेश्चंस रिलेटिव वेलोसिटी के ऐसे हैं, जैसे मैं कुछ आईआईटी जेई लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च वगैरह किया है, सो आई फाउंड दैट सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आर रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो जैसे बोट और रिवर वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ये रिलेटिव कौन सा है, रियल वेलोसिटी कौन सी है, बोटमैन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कौन सी है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कौन सी है। सो इट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग। तो वैसी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड वांट यू टू गो एंड solve as many problems as possible for relative velocity from your own sources। 4 किताबों के sources तो आपके पास हैं ही। go through the solved examples of relative velocity and do the practice on your own। अपन क्लास में इस टॉपिक को 2 क्लास से ज्यादा टाइम मुश्किल से ही देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास देंगे। आज 1 क्लास हो गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली बाय द नेक्स्ट क्लास आई एम एक्सपेक्टिंग टू रैप अप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो आपके खुद की सेल्फ प्रैक्टिस पे छोड़ रहा हूं मैं ये टॉपिक, क्योंकि ये आपके स्कूल का टॉपिक है। बट एनीवे,
Since we want to generalize our knowledge of relative velocity from the perspective of vectors, तो अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक्चुअली अपन को वेक्टर्स और डायरेक्शंस यूज करनी पड़े रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, इंस्टेड ऑफ सिंपली सबट्रैक्टिंग एंड एडिंग द वेलोसिटीज. सो रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग. देखो, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस में मोस्टली आपको फिगर नहीं मिलेगा, यू वोंट गेट अ फिगर. So you have to spend a little time in reading the question carefully and formulating how the scenario looks. कौन आदमी किधर को जा रहा है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, ये सारी चीजें अच्छी तरह पता होनी चाहिए. ठीक है. So let us say two ships move from a port at the same time. ठीक है. तो अभी तक आपको ये नहीं पता कि दो शिप्स की बात है, ये दोनों किधर को चल रही हैं, उल्टा चल रही है, सीधा चल रही है, या कैसे चल रही है. Now they are saying ship A has velocity of 30 kilometer per hour and is moving north 30 degree west. अब ये देखो, ये जो नोटेशंस होती है ना इस तरह की डायरेक्शन की, ये भी आपको पता होनी चाहिए. और ये नोटेशन वगैरह आपको कैसे पता लगेगी? ओनली व्हेन यू सॉल्व अ लॉट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स. अदरवाइज अभी भी ऐसी ऐसी नोटेशंस हैं जो कि आपको पता ही नहीं लगेगी डायरेक्शन की कैसे लिखी जाती है. बट एनीवे, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, लेट अस लर्न. तो पहले मेरे को ये बताओ, किसी को आइडिया है क्या ये N30W कौन सी डायरेक्शन है? लेट अस ड्रॉ अ फिगर टू अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले तो जैसे ही आपको प्रॉब्लम में नॉर्थ साउथ वेस्ट 30 डिग्री ये कहीं भी दिख जाए, सबसे पहले तो आप रफ में ये बनाओ. दिस इज नॉर्थ, this is south. Draw a horizontal line like this. This is east, this is west. ये फिक्स है भाई, पूरी दुनिया में फिक्स है ये. कभी भी इस तरह का क्रॉस हेयर बनाओगे, चाहे कंपास ले लो, चाहे नेविगेशन ले लो, चाहे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सॉल्ड एग्जांपल की क्लास ले लो, एवरीवेयर दिस क्रॉस हेयर हैज फिक्स्ड डायरेक्शंस. अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइटवर्ड ईस्ट, लेफ्टवर्ड वेस्ट. इसको आप अपनी इच्छा से पलट ही नहीं सकते. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस, यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली. ठीक है. नाउ लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्शन फॉर शिप ए. शिप ए बोल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस दिशा में चल रही है. तो अब अपन को ये दिशा लेनी आनी चाहिए. वॉट डू यू थिंक N30W रिप्रेजेंट्स? आप अपना ओपिनियन बता दो. क्या लगता है आपको कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी? 30 डिग्री किधर से नापूं? 30 degree from north side to west. वेरी गुड, एक्सेलेंट. आपको 30 डिग्री अगर N और W के बीच में दिया गया है, तो दैट मीन्स यू आर मेजरिंग 30 डिग्री फ्रॉम द फर्स्ट वन. एंड 30 डिग्री कैन बी मेजर्ड इन बोथ द डायरेक्शंस. अगर मैं नॉर्थ से 30 डिग्री लेने की बात कर रहा हूं, तो मैं 30 डिग्री वेस्ट वाले साइड में भी ले सकता हूं और 30 डिग्री ईस्ट वाले साइड में भी ले सकता हूं. तो इसको और क्लियर करने के लिए उन्होंने एक W दे दिया, यानी कि ऑन द वेस्ट साइड टेक 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन. तो एक तरह से आपके लिए हिंट ये हो गया कि कभी भी इस तरह की नोटेशंस आ जाए तो इसको सीधे पढ़ने की बजाय उल्टा पढ़ो. कैसे पढ़ोगे? वेस्ट साइड से नॉर्थ की तरफ से 30 डिग्री बनाइए. सो द करेक्ट डायरेक्शन इज दिस. ठीक है. तो शिप ए कैसे मूव कर रही है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ शिप ए. और ये जो ओरिजिन है ये अब आपका पोर्ट हो गया, यहां से आपकी बोट चली थी, ये शिप ए चली थी. ठीक है. अच्छा, अब जस्ट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं. मैं ये डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं. ठीक है.
मेरे को ये बता देना कि दो फिगर जो बना रहा हूं इनमें से कौन सा सही है। फिगर नंबर 1 सही है या फिगर नंबर 2 सही है? 1. 1. फिगर 1 इज द करेक्ट आंसर, फिगर 2 इज द रॉन्ग आंसर। इसको कैसे रीड करेंगे? ये बोलता है ईस्ट की दिशा से, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टेक 40 डिग्री फ्रॉम साउथ। तो साउथ तो ये है, तो मेजर तो साउथ से होगा, ईस्ट से नहीं होगा मेजर। तो 40 डिग्री साउथ से बनाओगे, लेकिन कौन सी दिशा में? ईस्ट की दिशा में। ठीक है, दिस इज हाउ यू रीड द डायरेक्शंस। कई बार अब जैसे डायरेक्शन की बात हुई तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद बताना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, दिस इज इजियर टू इंटरप्रेट देन दिस नोटेशन। ये N30W वाला जो नोटेशन है इससे आसान है, जो मैं आपको नया नोटेशन बता रहा हूं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में वो भी आता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन गिवन बाय 43 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ आएगा जैसे मैंने आपको लिख के अभी दिया। अनदर वन 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब मेरे को ये दोनों जो चीजें मैंने लिखी है, मेरे को क्रॉस हेयर्स में बता दो आप कैसे बनाऊं। सर फर्स्ट वाला नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 40 डिग्री। 43 डिग्री। अब एंगल किस पे बनाऊं मैं ये बताओ, नॉर्थ पे बनाऊं कि वेस्ट पे बनाऊं? नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा सर 43 डिग्री। भाई 43 डिग्री नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां नॉर्थ बनाऊं कि पर, यहां बनाऊं? नॉर्थ पर। नो, ये बनेगा वेस्ट पर। मगर कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पहली बार सुन रहे हो तो इसलिए आपने एक गेस किया, लेकिन अब करेक्ट चीज सीख लो। नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि ये एक तरह से हिंदी में ऐसे बोलने की बात हो गई कि 43 डिग्रीज वेस्ट से लेना है नॉर्थ की तरफ को। तो वेस्ट पहले बनाओ, और 43 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि 43 डिग्रीज मैं वेस्ट से यों भी नाप सकता था, 43 डिग्रीज वेस्ट से मैं यों भी नाप सकता था, लेकिन ये बोल रहा है कि 43 डिग्रीज वेस्ट से नॉर्थ की तरफ नापो। सो नाउ व्हेन आई से 43 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, द एंगल आई हैव टू मेक इज दिस विल बी 43 डिग्रीज। अब चलो, अब आपने ये सीख लिया है, पहले आपको पता नहीं था, अब इसका करेक्ट आंसर दो। व्हाट इज 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ? किस क्वाड्रेंट में आएगा? चलो मैं क्वाड्रेंट बना देता हूं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहला तो क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है, तो ईस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। नॉर्थ से बनेगा एंगल। वेरी करेक्ट, ये एंगल बनेगा आपका नॉर्थ से। ठीक है, सो इफ अ स्टेटमेंट लाइक दिस कम्स अप 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपको नॉर्थ से 60 डिग्री बनानी है ईस्ट की तरफ को। ठीक है, तो ये दो नोटेशंस आपको याद रखने हैं, माइंड में रखना है। आप अगर अभी लेक्चर को बार बार नहीं देखना चाहते तो एक अच्छी प्रैक्टिस और ये होनी चाहिए, ये मैंने कभी क्लास में बताया नहीं आपको, कि while you are listening to the lecture it is ideal कि आप लेक्चर नंबर का एक हेडिंग डाल लो अपने नोटबुक में, और जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसकी नोट्स हाथों हाथ लिख लिया करो। वरना क्या रहेगा, आपको एग्जाम के प्रैक्टिस के टाइम पे ये सारी लेक्चर्स का इंडेक्स देख के पूरा एक एक घंटे की वीडियोस को ब्राउज करना पड़ेगा। दैट बिकम्स एन एडिशनल हैसल फॉर यू। तो ये जैसे क्लास में बैठते हो तो क्लास में तो कोई रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी नहीं, क्लास में आप लोग अपने नोटबुक लेके बैठते। तो इट इज ऑलवेज आइडियल कि वीडियो लेक्चर्स में ऐसे आराम से पैर ऊपर चढ़ा करके मोबाइल में
कान में लगा के ऐसे बिल्कुल ऐशो आराम से देखने की बजाय टेक इट सीरियसली. Sit straight on a chair and table, take your notebook and pen and note down as if you are attending a regular class. तो उसमें आपके हाथों हाथ नोट्स बने रहेंगे और लेक्चर वाइज सारी चीजें तैयार मिलेगी आपको, और मोस्ट प्रोबेबली आपको वीडियो लेक्चर्स बार बार देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट एनीवे, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायरेक्शंस. ठीक है, तो अब अपन वापस अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. यहां पर कहा गया the boat is moving north 30 degree west. ठीक है, at a velocity of 30 किलोमीटर पर आवर. तो VA बता दी. While ship B is moving in southwest direction. अब ये एक दूसरी चीज और आ गई. This is a third quantity that we need to remember and understand. किसी को अगर आइडिया हो, कोई तुक्का लगाना चाहे तो अभी लगा सकता है. भाई इसमें डिग्री तो दिया ही नहीं है, तो या तो कुछ क्वेश्चन में छूट गया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ भी नहीं छूटा है. दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में आएगी भी. इफ somebody says go in the southwest direction without saying at what degree या at what angle, what will you interpret from this? सर साउथ से वेस्ट की तरफ जाएंगे. W. यस, साउथ और वेस्ट के बीच में बिल्कुल मीडियन बना दो, उसका बाइसेक्टर बना दो, यानी कि 45 डिग्री पे चलना है. अगर एंगल दिए बिना आपको कोई बोले कि नॉर्थ ईस्ट पे चल लो, तो पहले तो नॉर्थ बनाओ, ईस्ट बनाओ, और आप देखना कि भाई बंदे ने एंगल तो दिया नहीं है, तो क्या करना है, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच से चल लो, और ये अपने आप ही कौन सा एंगल बन जाएगा, 45 बन जाएगा. अब आपकी ये मर्जी है, 45 को नॉर्थ से बनाओ चाहे ईस्ट से बनाओ, एक ही बात है. दिस इज द मीनिंग ऑफ गिविंग अ डायरेक्शन विथ टू मेन डायरेक्शन नेम्स मेंशन्ड बट नॉट गिविंग द एंगल. तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये कंपास के फिगर में ये हो गई. अब एंगल चाहे यहां से बना लो चाहे यहां से बना लो, दोनों ही 45 है. सो दिस इज द मीनिंग. तो आज आपने 3 तरीके से डायरेक्शंस को मेंशन करने के तरीके सीख लिए. एक तो ये वाला नोटेशन था, एक जो मैंने आपको इसमें बताया था नॉर्थ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से, या और दूसरा है बिना कोई एंगल बताए सीधे ऐसे डायरेक्शन को क्लेम करना. दैट मींस द एंगल इज ऑलवेज 45. ठीक है, तो अब अपन, अच्छा ये भी दे दिया कि शिप बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर हाफ एन आवर. चलो अब अपन इस पूरी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं. वी ए 30 है, वी बी 40 है. लेट अस टेक इट डाउन इन आवर वर्कशीट. ये तो आपका मैप हो गया. फर्स्ट वन वाज VA is 30 north 30 west. थर्टी किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ 30 वेस्ट का मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की साइड पे. दूसरा VB और वेलोसिटी ऑफ B साउथ वेस्ट डायरेक्शन एट 40 किलोमीटर पर आवर. साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई. सो VB is at 40 किलोमीटर पर आवर एंड एंगल इज 45. तो मैं कहीं भी ले सकता हूं, चाहे वेस्ट के साथ बना दूं चाहे साउथ के साथ बना दूं, एक ही बात है. ये है अपना गिवन डेटा. एंड नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड relative velocity of A with respect to B. So in terms of vector notation, I already know one thing, that vector VA oblique B has to be vector BA minus vector BB. ये तो पक्का ही पता है मेरे को. Now the thing is, I have with me
vector A and vector B. So how would I subtract B from A? In order to do that, what I have to do is take the opposite vector of vector B. बिल्कुल इसकी पूंछ के ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के बराबर एक नया वेक्टर बनाइए. इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप मेरे से पूछें तो ये हो गया माइनस वी बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 40 ही रहेगा क्योंकि आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है. ठीक है, और अगर आप इसका एंगल पूछें तो दिस विल बी 45 विद द ईस्ट नाउ और विद द नॉर्थ, सेम थिंग. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे को वी ए बी निकालने के लिए वी ए में से वी बी को माइनस करना था. ठीक है, तो अब मेरे को इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, वी ए बी को वी ए माइनस वी बी लिखने की बजाय क्या मैं वी ए बी को ऐसे लिख सकता हूं क्या? आप बताना सही है क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस सर. ठीक है, अब मेरे को एक बात और बताना, अगर मैं एक किसी भी एक रैंडमली एक वेक्टर की बात कर रहा हूं, सी वेक्टर, और कोई मेरे को बताता है सी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी? क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या? Yes, sir. राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? यस सर. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. वेक्टर्स को प्लस करके लिखने का मतलब है यू आर टेकिंग द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर मुझे पता है, माइनस वी बी वेक्टर भी मुझे पता है, और कोई मुझसे आके कह रहा है कि वी ए बी जो है दैट इज वी ए प्लस माइनस वी बी, यानी कि प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वी ए और माइनस वी बी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल लो तो वी ए भी मिल जाएगा? इज दिस करेक्ट और नॉट? यस सर, करेक्ट है. ठीक है, अब आप वापस से फिगर पे आओ. फिगर में से बड़ी चतुराई के साथ ओरिजिनल वी बी वेक्टर को हटा दो. अब आपके पास में इस फिगर के अंदर दो वेक्टर दिख रहे हैं. एक वेक्टर का नाम तो है वी ए वेक्टर और दूसरी वेक्टर का नाम है माइनस वी बी वेक्टर. और आपसे ये कहा गया कि वी ए बी इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस वी बी वेक्टर. तो अब आपके पास में क्या करने का काम रह गया? दो वेक्टर अगर आपको क्रॉस हेयर पे लगा के दे दें और बोले कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस, अभी अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं होता और मैं आपको ये कहता एक फोर्स है, ये आपकी कितने डिग्री पर है, ये 30 और 45. ठीक है, एक फोर्स है ये 30 डिग्री पर है, ये F1 है, और एक दूसरी फोर्स है F2, ये 45 डिग्री पर है. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस. क्या करोगे आप? फटाक से F1 का कंपोनेंट निकालोगे और इसको हटा दोगे, तो ये हो जाएगा F1 okay. Let me see, something has happened here. अभी दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर. ठीक है, नाउ जैसा अभी मेरे को ये कहा गया, F1 वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट बना लूंगा,
तो ये हो जाएगा F1 cos 30 और ये हो जाएगा F1 sin 30। अब उसी तरीके से फटाक से मैं F2 के भी दो कंपोनेंट बना लूंगा। F2 और 45 मेरे को दिख रहा है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा F2 cos 45 और ये हो जाएगा F2 sin 45। फिर मैं क्या करूंगा, फिर अगला करूंगा समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस निकालूंगा। वो कैसे निकलेगी, F2 cos 45 माइनस F1 sin 30। फिर उसी तरीके से समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, F1 cos 30 प्लस F2 sin 45। फिर उसके बाद जब मेरे पास में FH और FV का समेशन आ गया है, तो मैं रिजल्टेंट को डिक्लेयर करूंगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ये काम आपने करना सीखा है कि नहीं सीखा है, एग्जाम में भी पूछा था इस बार एक सेट के अंदर। बट डू यू नो दिस थिंग और नॉट, कि भाई मैं अगर दो वेक्टर्स दे दूं, ओरिजिनली ऐसे दिया था मैंने, एक वेक्टर यों था, एक वेक्टर यों था, ये F1 था, ये F2 था, यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 45 था। तो इसका रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका होता है, ये तो आता है ना आपको। यस सर। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि VAB जो है वो अगर VA प्लस माइनस VB वेक्टर है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि VAB VA और माइनस VB का रिजल्टेंट है, और दोनों की पोजीशन आपको मैग्नीट्यूड और पोजीशन, एंगुलर पोजीशन दोनों दे रखी है। तो क्या आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो अपने आप? दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने की बात हो गई, बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दे रखी है। रिजॉल्व इट इनटू कंपोनेंट्स, वेलोसिटी इन h डायरेक्शन का समेशन और वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का समेशन करना है। फिर उसके बाद उनका अंडर रूट लेकर के स्क्वायर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलेगी वो आपकी VAB के बराबर होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B होगी ऑटोमेटिकली। एंड देन यू फाइंड आउट द एंगल ऑल्सो, और ये चेक करो कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल I want you guys to try out to find whether you get this answer or not. इतना सा पार्ट, डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर हाफ एन आवर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर आपका रिजल्टेंट 55.87 आना चाहिए। और डायरेक्शन चेक करो कि ये आ रही है क्या, डायरेक्शन निकालना आता है कि नहीं आता है आपको। दो वेक्टर्स दे दिए आपको, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना आता है कि नहीं आता है, बताओ। आता है सर, आता है। तो इसको ट्राई करना आप लोग, प्लीज ट्राई दिस आउट। ओके सर। बट एनीवे वी विल do the rest of this problem as well as the other problems in the next class.